तब चलेंगे जब पहला हमारा पूरा हो जाए, तीसरे पे तब चलेंगे जब हमारा दूसरा पूरा हो जाए। इस तरह से ये जो 5 स्टेप जो 5 दिन तक चले हैं, ये 5 स्टेप हमारे ज़्यादा समय नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम हमारा समाप्त हो जाता है 3 से 6 महीने में वो ख़त्म हो जाता है, तो ये 6 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप कर ही चुके हैं। तो आज हमारा आखिरी दिन है। आखिरी दिन में मैंने कहा था कि आज हम सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग करेंगे, तो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? देखते हैं आप लोग कितने तैयार हैं इस चीज़ के लिए। तो आज उसको करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि किसी चीज़ पे मनन करना है तो वो पूछ सकते हैं। आपने जैसे गुरु माँ उस दिन बोला था कि मैं देखूंगी कि कितनी अशुद्धियाँ अभी तुम्हारे अंदर बची हैं, उस अशुद्धियों को आपने चेक किया या आप उसे रोज ऑब्जर्व कर रहे हो मेरे अंदर, या अभी उसे देखना है? मैं डेली देखती हूँ। अच्छा, उससे पता चल जाता है ना, क्योंकि जो जो चीज़ें आप मेरे मौन के लिए भी गुरुदेव की आज्ञा का वो मत करना। अगर आपको ये लगता है, क्योंकि मैं आपसे रोज मिल रही हूँ, उन्हें तो नहीं पता, उन्हें तो सिर्फ मैं एक लेख लिख देती हूँ। आपको लगे कि अभी आपको यहाँ पे, क्योंकि जितना भी मैं बोल रही हूँ यही बोल पा रही हूँ, निकलता है घर का रुका हुआ कह लो, तो उसे आप मुझे बताइए, तो उसे मैं यहाँ पे डेली मैं उसे यूज करूँगी। आज आखिरी दिन है तो सभी को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर दिए जाएंगे। घर जाने से पहले सभी को कुछ ना कुछ जरूर बताया जाएगा क्या करना है। और प्रयास करना 1-2 महीने संडे कंटिन्यूसली आने का प्रयास करना। तो जो अभी शुरुआत हुई है ना, इसमें बहुत तेजी फिर होगी, फ्लो बढ़ जाता है, बहुत फ्लो बढ़ेगा। और फिर हो सकता है फिर आपको इतना ज़रूरत भी ना हो कि हर एक संडे आना, फिर तो महीने में एक बार आप आ जाओ। नहीं भी आओगे तो ऑनलाइन सत्संग है, उसमें अटेंड करना। लेकिन बस ये होता है कि आने से जो हम संसार में जाके जो माया में लिप्त हो जाते हैं, उसका असर थोड़ा सा यहाँ आके खत्म हो जाता है। यहाँ से बार बार रिवीजन उसका जैसे करते रहते हैं ना, किसी प्रश्न को पढ़ लिया तो उसका वो जरूरी है कि उसे रिपीटेशन होता है, प्रैक्टिकली ज़्यादा रहता है। लाइफ में जैसे थोड़ा बहुत घर में दिखता है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं भी कर पाते वो पूरा ध्यान हो जाता है। ये प्रश्न था गुरु माँ, कल नहीं परसों आया था और मैं इसका अंतर नहीं समझ पाई आपकी तरफ से था। जिसने अपनी आवश्यकता और वासना के बीच अंतर जान लिया वह बुद्धिमान, और जिसने दोनों में अंतर जानकर एक बीच में रेखा खींच दी वो महाबुद्धिमान। इसको समझा दीजिए कि वासना और आवश्यकता मतलब। हाँ, ये मैंने डाला था। मैंने डाला था समझना कि जिसने अपनी आवश्यकता और अपनी वासना को समझ लिया वो तो बुद्धिमान है ही, और समझ के जिसने एक रेखा खींच दी, रेखा खींचने का अर्थ है उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, तो वो महाबुद्धिमान है। ये इतनी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। साधक का सबसे पहला गुण यही होना चाहिए। इसको थोड़ा सा साइड उधर तक लगा दो, उधर चली जाएगी। बड़े वाले गमले पे रख दीजिएगा। सत्य के खोजी में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक साधक में क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो उसे सत्य की प्यास होनी चाहिए, झूठ और सच की। ईश्वर है भी या नहीं है, परमात्मा है भी या हम हवा में ही बात कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसमें जिज्ञासा बहुत होनी चाहिए, खोज उसकी बहुत तीव्र होनी चाहिए, प्यास। दूसरा, उसमें धैर्य भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एकदम से कुछ मिल जाएगा। हमें पढ़ना भी सीखते हैं किसी भाषा को तो उसमें भी समय लगता है। अभी अगर मैं कहूँ कि आप जर्मन जाके सीखो, जर्मनी भाषा, तो जर्मन सीखने में भी आपको कुछ समय लगेगा। तो धैर्य उसमें बहुत होना चाहिए, वो अनुशासित होना चाहिए। अनुशासित का अर्थ है कि जो गुरु ने कहा है उसे वो करके जरूर देखना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अच्छा कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, ये तो हमें पहले से ही पता था। जब पता था तो फिर परिणाम क्यों नहीं आ रहे थे? तो पता होने में और परिणाम आने में दोनों में अंतर होता है। तो अनुशासित वो जरूर होना चाहिए। इसके बाद उसे संतुष्टि भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यदि 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं, 10 यहाँ, 20 यहाँ, 50 यहाँ,
5 यहाँ 3 यहाँ, हमने वो चारों तरफ बिखेरे हुए हैं। वही 100 रुपये यदि एक जगह खर्च करेंगे तो कोई बड़ी सी चीज़ आ सकती है, जो 5-10 में हमने बिखेरे हुए थे। उसी तरह से हमारी ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा अभी बिखरी हुई है बाहर की तरफ, परिवार में बिखरी हुई है, संबंधों में बिखरी हुई है, धन में, प्रतिष्ठा में, बातचीत करने में, कुछ और। आप खुद ही देखो सुबह से शाम तक में आपकी ऊर्जा कहाँ कहाँ जा रही है। घर के काम करने में, क्योंकि वो मजबूरी है, करने ही है, वो तो है ना, बच्चों में जाती है, बाहर का कुछ और हो गया, बीच बीच में घटनाएं घटती रहती है, वहाँ चली जाती है। तो हमारी जो ये ऊर्जा बिखरी हुई है, इस ऊर्जा को एक तरह से हमें एक जगह केंद्रित करना होगा। और ये इतना गूढ़ रहस्य है ये, कि जब हम अपनी पूरी चेतना को किसी एक जगह लगा देते हैं तो वहाँ पे विकास होना शुरू हो जाता है, प्रगति होनी। यही सारी की सारी चेतना यदि हम पढ़ाई पे लगाएंगे तो हम अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। यदि हम कोई सिलाई कढ़ाई या पेंटिंग में डाल दें इस संपूर्ण चेतना को, तो वो मूर्ति बहुत सुंदर बन जाएगी, वो चित्र पेंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हर जगह लागू होता है। क्यों हमें परिणाम इतने नहीं दिखते? क्योंकि हम टुकड़ों में जी रहे हैं, हम बंटवारे में जी रहे हैं, आधे अधूरे जी रहे हैं। तो जब हम शरीर से और मन से एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो वहाँ परिणाम आने ही आने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ परिणाम फिर ना। चेतना का मतलब हुआ कि सब जो अपना ध्यान, शारीरिक ऊर्जा भी और मानसिक, वो फोकस की आप बात करें कि जब हम एक काम करें तो उसी पे हो या उसका कुछ और अर्थ है। जैसे आपने कहा हम पेंटिंग बना रहे तो उस वक्त दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो और दिमाग में चल रहा हो कि कुछ घर में क्या हो। हाँ वही ना, कि वो वहाँ भी है और वो तो शरीर